दक्षिण एशिया में भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है बांग्लादेश, जो अपने विशिष्ट नदी भूगोल और घनी आबादी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर मौजूद है। अगर इसके अक्षांश की यानी कि लैटिट्यूड की बात की जाए तो वो लगभग 20.34 डिग्री नॉर्थ से लेके 26.38 डिग्री नॉर्थ के बीच में पड़ता है। और अगर आप देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो वो 88.01 डिग्री ईस्ट से लेकर 92.41 डिग्री ईस्ट तक जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये कर्क रेखा के अंदर अंदर का एरिया है। तो बांग्लादेश के दक्षिणी और मध्य इलाके में आपको उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया के अंदर ही आता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,48,460 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और एक आंकड़े के हिसाब से बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 17 करोड़ है, जो कि इसे पूरी दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। तो अब आप सोच सकते हो कि इतना सा क्षेत्रफल है, 1,48,460 वर्ग किलोमीटर का, और उसमें 17 करोड़ लोग रहते हैं। इस हिसाब से यहाँ का जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितनी ज्यादा होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। एक अनुमान के हिसाब से वर्तमान में बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 1350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 1350 लोग रहते हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि वहाँ पर संसाधनों पर और भूमि पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग 492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो एक तरीके से लगभग 2.5 गुना ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है। अगर बांग्लादेश की सीमाओं की बात की जाए तो पश्चिम, उत्तर और पूर्व में बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। इस रेखा को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है, जो दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर है। ये बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ही खींचा गया था, तब ये बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि भारत में ये सीमा जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगती है। दक्षिण पूर्व की तरफ जाओगे तो बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से लगती है, और दक्षिण में जाओगे तो इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, जो कि लगभग 580 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर ढाका है। यह बांग्लादेश का एक प्रमुख शहरी, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र है। मतलब आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ सबसे ज्यादा होती है, शहरीकरण भी आपको सबसे ज्यादा यहीं देखने को मिलेगा, और यहीं पर आपको पार्लियामेंट वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बांग्लादेश की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यानी कि यहाँ मार्च से जून तक उमस भरी खतरनाक गर्मी पड़ती है, और उसके बाद मानसून की भारी बारिश देखने को मिलती है। चूंकि बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं यहाँ पर वर्षा का एक प्रमुख कारण बनती है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ का जो मानसून है वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है वो बांग्लादेश के लिए बहुत सी समस्याएं भी खड़ी करती है। तो क्या है वो समस्याएं? सबसे पहले तो समुद्र के करीब होने की वजह से यहाँ पर आपको हर साल चक्रवाती तूफान देखने को मिलेंगे। यानी कि बांग्लादेश लगभग हर साल चक्रवाती तूफानों का सामना करता है। पानी की इस अधिकता की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है उसका कटाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेड़ों की भी कटाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो गई हैं यहाँ पर। बांग्लादेश की ज़्यादातर ज़मीन जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर मौजूद है, जिसको आप सुंदरबन डेल्टा कहते हो, उस पर मौजूद है। ये जो आपको ज़मीन दिख रही है, ये सुंदरबन डेल्टा की, ये समुद्र तल से ज़्यादा ऊंची नहीं है, मुश्किल से 10 मीटर तक ऊंची होगी। तो ऐसे में यहाँ पर बाढ़ का खतरा बना रहता है, और अगर मान लो कि समुद्र का जो स्तर है वो आगे जाके बढ़ेगा तो बांग्लादेश के लिए खतरा हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी नदी की वजह से या समुद्र की वजह से बाढ़ आ जाती है तो इस देश की खेती, इमारतें और खाने पीने की चीज़ों में अच्छी खासी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अभी हाल ही के अंदर आपको पता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि आप देखोगे कि बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट लगभग पास पास में ही है। तो ऐसे में जब भी कोई जलवायु परिवर्तन होता है तो ये पूरा इलाका उसको भुगतता है। तो इसे आपको याद रखना है।
यही कारण है कि आपको बांग्लादेश के लोगों का बहुत ज़्यादा विस्थापन देखने को मिलता है। आप देखते हो कि बांग्लादेशी जो है बार बार अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं। स्पेशली इनके पास एक ही ऑप्शन है इंडिया, तो वो इंडिया ही आते हैं। बाकी कुछ पैसे वाले होते हैं जो दूसरे देशों में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो यहीं आते हैं माइग्रेट करके। तो माइग्रेशन के कारणों में से ये भी एक कारण है, इसे आपको याद रखना है। अगर मैं बांग्लादेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करूं तो बांग्लादेश ज्यादातर एक समतल देश है, मतलब सपाट देश है। लेकिन आप दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा चटगांव पहाड़ी इलाका, जिसको CHT के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश का लगभग 10वां हिस्सा है, मतलब 13,184 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। CHT को खगराचारी, रंगमती और बंदरबन जिलों में बांटा गया है। मतलब यहाँ पे 3 जिले आपको देखने को मिलेंगे, एक तो खगराचारी, एक रंगमती और एक बंदरबन। ये जो है चकमा समुदाय और 13 दूसरी जनजातियों का घर माना जाता है। ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है CHT का, इसे आपको याद रखना है। अगर आप और भी पहाड़ियों की बात करोगे तो यहाँ पर कुछ एक और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि बरकल, फोरोमेन, साइचल, डोलाजेरी, वायला, भुआछारी, मुंजरा, चिम्बुक, साइचल, मोवदोक, बतीमेन और पोलीटाई। ये वो इम्पोर्टेंट पहाड़ियां हैं जो CHT के इलाके के अंदर ही पाई जाती हैं। बांग्लादेश का जो सबसे ऊंचाई वाला बिंदु है वो है मोवदोक मुअल, जो कि लगभग 1052 मीटर ऊंचा है। लेकिन इसके अंदर विवाद बने हुए हैं, क्योंकि कुछ एक लोग मानते हैं कि बांग्लादेश में बिजॉय जो है वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो कि लगभग 1231 मीटर ऊंचा है। तो दोनों का नाम ही आप याद रख लो, एक तो है मोवदोक मुअल और दूसरा है बिजॉय। एक नोट करने वाली बात यह है कि इन पहाड़ियों के अंदर आपको बहुत से संसाधन देखने को मिलेंगे CHT के अंदर। यहाँ प्राकृतिक गैस के अच्छे खासे भंडार हैं और घने जंगल हैं। तो ये जो इलाका है एक तरीके से खनिज समृद्ध है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की नदी प्रणालियों के बारे में। तो बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा देश आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर देखने को मिलता है। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसको पद्मा नदी कहते हैं, और ये देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और खेती के लिए बहुत जरूरी नदी मानी जाती है, क्योंकि इससे सिंचाई होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की आप बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी की जब मुख्य धारा भारत से बांग्लादेश में आती है तो उसको जमुना नदी कहते हैं। ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिससे कि किसानों को फायदा होता है। जाहिर सी बात है, खेती में फायदा होगा मिट्टी से, और साथ ही ये बहुत सी भयंकर बाढ़ भी लेके आ सकती है। तो ऐसे में इसका खतरा भी बना रहता है। एक बात याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी को एशिया की इकलौती पुरुष नदी भी कहा जाता है। ये सवाल बन सकता है, इसलिए इसको नोट करके लिख लेना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती हैं, उनके मिलने के बाद एक बड़ी धारा पैदा होती है, और उस धारा से मिलती है मेघना नदी, और सब कुल मिलाकर के ओवरऑल एक मेघना नदी तैयार हो जाती है। यही मेघना नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और सीधे जाके बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो गंगा या फिर पद्मा, ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना और मेघना, तीनों ही इम्पोर्टेंट नदियां हो जाती हैं। इसके अलावा भी बांग्लादेश में बहुत सी प्रमुख नदियां बहती है, जैसे कि सुरमा, जिसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है, कीर्तन खोला, बुरी गंगा, कर्णफुली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जादू काटा, पियाइन, शीतल कश्या, सांगू और सोमेश्वरी। ये वो इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो कि बहुत जरूरी हो जाती हैं। इस देश में इतनी सारी नदियां हैं और पानी इतना ज्यादा है, तो आपको इस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जलमार्ग देखने को मिलेंगे। विशेषकर अगर आप कर्णफुली नदी को देखोगे तो ये नदी चटगांव को अंदरूनी इलाकों से जोड़ती है। जो बांग्लादेश के अंदरूनी इलाके हैं और जो चटगांव के इलाके हैं, उनको आपस में जोड़ती है एक जलमार्ग के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बात नोट करने वाली है कि ये सारी जो नदियां हैं, ये बांग्लादेश की जीवन रेखा भी है और खतरा भी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। जीवन रेखा तो इसलिए है क्योंकि जो कृषि होती है, संस्कृति है, वो सब इनसे जुड़ी हुई है। वहीं अगर इनमें बाढ़ आ जाए तो आपको पता है समुद्र के ये करीब है ये देश, तो ऐसी स्थिति में इसको नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंच सकता है। तो जीवन रेखा भी है और खतरा भी है। इसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश के पठारों की, तो यहाँ पर ज्यादा पठार तो नहीं है, लेकिन 2 पठार आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़े से ऊंचे हैं और स्पेशली नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। अब इतनी सारी नदियां आएंगी तो जलोढ़ मिट्टी साथ में लाएंगी, तो ऐसे में उनसे पठार बन गए हैं। सबसे पहले अगर आप उत्तर में मध्य की तरफ देखोगे, उत्तर मध्य की तरफ, तो आपको मधुपुर ट्रैक्ट मिलेगा, ये एक पठार है। और दूसरा उत्तर पश्चिम की तरफ देखोगे तो यहाँ आपको बारेंद्र ट्रैक्ट मिलेगा,
ये भी एक पठार है। तो ये छोटे छोटे पठार है, इनको भी आप याद रख सकते हो। अगर हम बांग्लादेश के हवाई अड्डों की बात करें तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले आता है हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जिसको डीएसी भी कहते हैं। ये ढाका के अंदर मौजूद है। यह जो है देश का सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालता है। तो अगर आपको बांग्लादेश का कोई मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखना है तो आप यही लिखोगे, हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। दूसरा है शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जो कि सीजीपी के नाम से कहलाता है, चटगांव के अंदर मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और ढाका के लिए एक वैकल्पिक हवाई अड्डा है। कभी कभी क्या होता है कि एक विकल्प की जरूरत पड़ती है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, ज्यादा विमान आ जाते हैं, व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो ये वैकल्पिक रूप से बनाया गया है। तीसरा जो है वो ओस्मानी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, जो कि सिलहट के अंदर मौजूद है। उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है कि भाई उत्तर पूर्व से अगर कोई आ रहा है तो वो यहाँ आ सकता है डायरेक्टली, तो जरूरी हो जाता है। आखिरी जो है वो है कॉक्स बाजार अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ये जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत किया जा रहा है, मतलब इस पे अभी भी काम जारी है और दुनिया के सबसे लंबे प्राकृतिक समुद्री तट का प्रवेश द्वार कहा जाएगा इसको, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 हवाई अड्डे आपको याद रह जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बंदरगाहों की, तो यहाँ पर लगभग 5 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चटगांव बंदरगाह। ये जो है कर्णफुली नदी पर स्थित है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। लगभग 90% आयात और निर्यात का व्यापार यही संभालता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही हो जाता है। दूसरा है मोंगला बंदरगाह, जो कि आपको पशूर नदी के किनारे दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश में देखने को मिलेगा और ये चटगांव के बाद पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो एक तरीके से वैकल्पिक बंदरगाह के रूप में ये कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की जो सेवाएं हैं वो ये भी देखता है, तो मोंगला को भी आपको याद रखना है। तीसरा है पायरा बंदरगाह, जो कि दक्षिण पटुआखाली जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो बंदरगाह है अभी विकास इसका चल रहा है, मतलब ये निर्माणाधीन है और भविष्य में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह ये बनेगा। एक है ढाका बंदरगाह, जो कि आपको पूरी गंगा नदी पर देखने को मिलेगा और ये मेनली अंतर्देशीय बंदरगाह है, मतलब अंदर के काम संभालता है। जो भी घरेलू कार्गो है वो सारा काम यही देखता है। और आखिर में आता है टेकनाफ बंदरगाह। ये जो है म्यांमार सीमा के पास नाफ नदी पर मौजूद है और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच व्यापार के संबंध को मजबूत करता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो आपको याद रखने, तो ये याद रह जाएंगे। देख लो इनकी जो स्थिति है वो इम्पोर्टेंट है। अब आखिर में मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ बांग्लादेश के बारे में, जिनसे सवाल बन सकता है। पहला तो ये है कि बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सवाल बन सकता है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही बांग्लादेश गुलाबी मोती व जूट उत्पादन के लिए पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है, इसे भी आपको याद रखना है। एक तो सुंदरी नाम का वृक्ष है, दूसरा है बांग्लादेश गुलाबी मोती और जूट उत्पादन का एक प्रमुख देश हो जाता है। एक आखिर में बोनस फैक्ट और याद रख लो, सवाल बनेगा पक्का। यहाँ पर पहाड़पुर पर बौद्ध विहार के खंडर मौजूद हैं और पूरा सुंदरबन डेल्टा मौजूद है। इन दोनों को ही यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। तो सवाल बन सकता है, एक तो बौद्ध विहार के खंडर, दूसरा सुंदरबन डेल्टा, दोनों ही विश्व विरासत हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाता है बांग्लादेश का भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा।